नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज की क्लास में अपन शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को परखें और तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपके, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। यानी कि जब बालक दोस्ती करता है तो उसका केंद्रीय बिंदु क्या होता है? बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, या फिर सहभागिता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान को केंद्रीय बिंदु रखकर बालक बाल्यावस्था में दोस्ती करता है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? नियोजन, शिक्षण, निर्देशन, या फिर बजट बनाना। तो देखो, शिक्षक का जो कार्य नहीं ना, वो नहीं है बजट बनाना। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी नियोजन शिक्षक का कार्य है, शिक्षण भी है, निर्देशन भी है, बस बजट बनाना नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। यानी कि मूल्यांकन करते वक्त हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को देखते हैं? सीखने की क्रियाओं से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन की प्रविधियों से, या फिर उद्देश्यों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्यों से। क्योंकि मूल्यांकन जब अपन करते हैं ना, तो उसका कोई फिक्स उद्देश्य रखते हैं, कोई उद्देश्य को निर्धारित कर कर ही हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। अतः ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है? किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को बार बार लिखना, किसी बात को व्यवहार में लाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अभ्यास का नियम अधिगम में कहलाता है किसी बात को बार बार लिखना। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपकी, कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कि कक्षा में संवाद हो तो वो कैसा होना चाहिए? गैर विवरणात्मक, काल्पनिक, तदानुभूतिक, या फिर अमूर्त। तो देखो, हमेशा कक्षा में संवाद होना वो होना चाहिए तदानुभूति। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है रेखा चित्र, तालिकाएं, ग्राफ, या फिर मानचित्र। तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तालिकाएं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए तालिकाएं उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है आपके, बालक में सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। यानी कि बालक में सामाजिक विकास की गति कब तीव्र होती है? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संयुक्त परिवार में। क्योंकि परिवार में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही बालक का सामाजिक विकास होगा। अगला प्रश्न है आपके, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? अवश्य जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर ही जाएंगे, मना कर देंगे, या फिर किसी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी अवसर विशेष होने पर ही वहाँ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है? यानी कि जो गुण दिए हुए हैं उनमें से कौन सा समूह है जो शिक्षक में होना अनिवार्य है? ईमानदारी, ईर्ष्या, ज्ञान। देखो, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्ञान, संयम और विवेक, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सहनशीलता, करुणा, प्रभुत्व। नहीं, सहनशीलता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। क्षमा, क्रोध, सहयोग। तो ये क्रोध नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षमा, सहयोग होना चाहिए। तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान, संयम और विवेक। ये सभी गुण एक शिक्षक में अवश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपके, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व कर सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, मित्रता की भावना बढ़ा सके, या फिर समाज को समझ सके। तो देखो, विद्यालय में नेतृत्व के गुणों को बढ़ाने के लिए इसलिए प्रयास किया जाता है ताकि बालक का व्यक्तित्व का विकास हो सके। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपके, परिवार एक साधन है आर्थिक विकास का, साक्षरता का, सभ्यता के विकास का, या फिर राष्ट्र के विकास का? तो देखो, परिवार एक साधन है जो कि साक्षरता का है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ होता है ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देना जिनकी आयु अधिक हो चुकी है। तो ऐसी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो देखो, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होता है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा, ताकि वह व्यक्ति साक्षर बन सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। अगला प्रश्न है आपके, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो, यानी कि वो
कौन सा गुण होना चाहिए नेता में ताकि सब उसे अच्छा माने? समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की जरूरतों की पूर्ति करे, समूह की सेवा करे, या फिर सदैव समूह की प्रशंसा करे। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास है। अच्छा नेता वो होता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है, यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो किस पर आश्रित होती है? पाठ्यक्रम पर, शिक्षक पर, छात्र पर, या फिर पाठ्य वस्तु पर? तो देखो शिक्षण प्रक्रिया जो आश्रित होती है वो होती है छात्र पर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, यानी कि जब हम शिक्षण योजना बनाएं तो हम किस पद्धति के आधार पर शिक्षण योजना बनाएं? प्रोजेक्ट केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर शिक्षक केंद्रित? तो देखो शिक्षण की योजना पद्धति हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, वह कारक जो व्यक्ति की कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्वधारणा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो वह कारक जो व्यक्ति के में कार्य करने का उत्साह बढ़ाता भी है और घटाता भी है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपके, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से हो जाता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर प्रौढ़ावस्था से? तो देखो सृजनात्मकता का प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था में ही बालक सृजन करना स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न आता है आपके, गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है विश्वस्त, बोझ मुक्त, स्वतंत्र, या फिर नीरस? तो देखो गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को विश्वस्त बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है अच्छी पुस्तकों की, भव्य शाला भवन की, समर्पित शिक्षक की, या फिर उत्तम क्रीड़ा स्थल की? तो देखो बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है ना, वो भूमिका होती है समर्पित शिक्षक की। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? यानी कि जब आप कल को शिक्षक बनोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपके विद्यार्थी सीख रहे हैं? उनके अक्षर का ज्ञान देखकर, उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखकर, उसके प्रश्न उत्तर सुनकर, या फिर उसकी लिखित परीक्षा को लेकर? तो देखो विद्यार्थी कैसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है इसकी पहचान करते हैं हम उसके व्यवहार में परिवर्तन को देखकर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर है, गतिशील है, मानसिक है, या फिर स्थानापन्न है? तो देखो समायोजन की प्रक्रिया एक प्रकार से मानसिक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही रहता है? यानी कि कल को जब आप शिक्षक बनोगे तो आपकी जवाबदेही किसके प्रति रहेगी? अभिभावकों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, शासन के प्रति, या फिर समाज में छात्रों के प्रति? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समाज व छात्रों के प्रति आपकी जवाबदेही आपकी उत्तरदायी रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य कक्षा में वैज्ञानिक हो गया है, कठिन हो गया है, सरल हो गया है, या फिर बढ़ गया है? तो देखो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षक का कार्य वैज्ञानिक हो गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, या फिर अवसारी चिंतन से? तो देखो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अवसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, भाषा किसका माध्यम है? वैचारिक स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, पारस्परिक अच्छे संबंधों का, या फिर सामाजिक आदान प्रदान का? तो देखो भाषा सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है प्रशंसा, पुरस्कार, नेतृत्व, या लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा? तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार होता है लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगला प्रश्न आता है आपके, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी? B.F. स्किनर ने, रॉबर्ट M. गेने ने, डेविड आशुबेल ने, या फिर थॉर्नडाइक ने? तो देखो द कंडीशन ऑफ लर्निंग ये पुस्तक लिखी थी आपके रॉबर्ट M. गेने ने। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है, यानी कि एक अध्यापक में कौन सा व्यक्तित्व गुण तो होना ही चाहिए? उच्च नैतिक चरित्र,
छात्रों से प्रेम, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता या फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो देखो अध्यापक का व्यक्तित्व संबंधी गुण होना चाहिए उच्च नैतिक चरित्र। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है, अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरणा की या फिर उपयुक्त सभी की। तो देखो प्रशंसा और निंदा ये दोनों उपयुक्त सभी बिंदुओं की बालक में वृद्धि करती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार एक शिक्षक होने के नाते कैसा होगा। यानी कि आप शिक्षक हो और आप असामाजिक लोगों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, सहानुभूतिपूर्ण, सुधारक का या भेदभावपूर्ण या फिर समानता का व्यवहार करोगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुधारक का। जब हम शिक्षक बनेंगे तब हम असामाजिक लोगों के साथ सुधारक का व्यवहार करेंगे। अगला प्रश्न आता है सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या जरूरी है। प्रत्येक शिक्षण एवं प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो देखो सृजनात्मक उत्तरों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके छात्र में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधी प्रश्न करके, महान व्यक्तित्व की जीवन गाथा गाकर, सुबह की प्रार्थना पत्र द्वारा, नैतिक मूल्यों पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। तो देखो छात्रों में नैतिक मूल्य का विकास पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता संबंधित प्रश्न करके किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के सदस्यों की बात माने, समूह के सदस्यों की राय न माने, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे या फिर समूह के सदस्यों को आदेश दे। तो देखो एक अच्छा नेता होता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से एक बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है। यानी कि आपके विद्यालय का एक बालक है जो अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता है। तो ये क्या दर्शाएगा, सृजनशीलता, खाली समय का उपयोग, रुचि या फिर लगन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सृजनशीलता। वो उस बालक की सृजनशीलता होगी जो अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया में, उत्पाद में, प्रक्रिया एवं उत्पाद में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो शिक्षण की प्रकृति प्रक्रिया में भी दिखाई देती है और उत्पाद में भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रक्रिया एवं उत्पाद में। अगला प्रश्न आता है आपके शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है। यानी कि यह किसने कहा कि शिक्षा जीवन का अंग है। पाउलोव ने, जॉन डेवी ने, ए मास्लो ने या फिर उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा जीवन का अंग है। अगला प्रश्न है आपके नेता होना चाहिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, निरंकुश व्यक्तित्व वाला, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो एक नेता को हमेशा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सृजनशील बालक की मौलिक विशेषता है। यानी कि जो सृजनशील बालक है उसकी विशेषता कौन सी है। कार्य करने की लगन, प्रबल जिज्ञासा, लगातार नए कार्य करना या फिर नई नई खोज करना। तो देखो सृजनशील बालक की मौलिक विशेषता होती है प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जब प्रबल जिज्ञासा होगी या इच्छा होगी तो सृजनशील बालक अनेक सृजनात्मक कार्य करेगा। अगला प्रश्न है आपके बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक थे। यानी बुनियादी शिक्षा का विचार किस विचारक ने दिया था। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर जहांगीर हुसैन ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो देखो बुनियादी शिक्षा का विचार दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आता है आपके आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। यह कथन दिया, यानी कि यह कथन किसने कहा कि आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र है। जेरोम ब्रूनर ने, सिगमंड फ्राइड ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर कोहलर बर्ग ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था आज के मानव की आवश्यकता उत्तम चरित्र एवं शानदार चरित्र है। अगला प्रश्न है आपके यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाए तो इसका कारण क्या होगा। यानी मान लो आपकी कक्षा में बहुत से विद्यार्थी ऊँघ रहे तो इसका कारण क्या है। संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है या फिर उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
उपयुक्त सभी कमियां हो सकती है। अगला प्रश्न आपके खेल आधारित विधि है, यानी कि वो कौन सी विधि है जिसमें खेल खेल में सिखाया जाता है। किंडरगार्टन विधि, करके सीखना विधि, दृष्टांत विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो देखो खेल आधारित विधि होती है किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या फिर संप्रेषण के माध्यम को। तो देखो बालक बालिका के सामाजिक विकास के आधारभूत अभिकरण कहा जाता है माता पिता एवं परिवार को, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक प्रश्न आता है आपके, आप अध्यापक बनना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल कराने के लिए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। विधायक बनने के लिए, ये भी बिल्कुल बकवास है। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए हम अध्यापक बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके सतत एवं संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि जब आप शिक्षक बनने के बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन करोगे तो मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहेगा। विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना या फिर छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो देखो मूल्यांकन का सबसे बेस्ट उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। अगला प्रश्न आता है आपके, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था, यानी कि महात्मा गांधी का कौन सा गुण था जिससे वह देश के नेता बने। अंग्रेजी की विरोधी भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति, सुंदर व्यक्तित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में दृढ़ संकल्प एवं शक्ति का गुण अपनाया था, इसी कारण वे देश के नेता बने, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते, तब आप क्या करोगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास ऑप्शन। उन्हें टालते रहेंगे, ये भी गलत। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी जरूर दें।